चलिए, तो आज हम लोग करेंगे परमाणु मॉडल। जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं की संरचना कैसे होती है, परमाणु दिखने में कैसे होता है, कैसे बना हुआ होता है, उसको प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग मॉडल दिया गया था। जैसे कि थॉमसन का मॉडल था सबसे पहले, है ना, जो उन्होंने बताया कि उसमें परमाणु जो होता है एक तरबूज की तरह होता है, और उस तरबूज जो होता है जिसमें जिस प्रकार से तरबूज होता है उसके बीच वाला जो भाग होता है, मध्य वाला भाग जो होता है वो खाली होता है, उसमें कुछ एक भी बीज नहीं होता है, और उसके चारों ओर जो है वो बीज फिर एक निश्चित घेरा में होता है। सेम उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि एक परमाणु जो होता है वो परमाणु का जो मध्य भाग होता है उस मध्य भाग जो है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, उसके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से। तो ये एकदम इनिशियल था, उसमें बहुत सारे दोस्त है। मुख्यतः परमाणु मॉडल में जो मान्यता है वो दो मॉडल का है, एक रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल का और एक बोर का परमाणु मॉडल का। तो यहाँ पर हम लोग इन दो मॉडलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग नाभिकीय मॉडल के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद में उस नाभिकीय मॉडल में क्या अच्छा है बुरा है बताने के बाद में फिर बोर का परमाणु मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो नाभिकीय जो मॉडल है, उस नाभिकीय मॉडल जो कि रदरफोर्ड जी ने दिया था, उस नाभिकीय मॉडल को बनाने से पहले उन्होंने एक प्रयोग किया था, स्वर्ण पत्र प्रयोग। स्वर्ण पत्र प्रयोग। इन्होंने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों का बौछार किया और अल्फा कणों का बौछार करके उन्होंने जो निरीक्षण देखा, उन्होंने जो प्रेक्षण प्राप्त किया, उस प्रेक्षण के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष को आधार मान करके फिर उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय मॉडल। तो सबसे पहले ये प्रयोग को देख लेते हैं। इस प्रयोग में उन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया, सोने की पत्ती लिया और इस स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों का इन्होंने बौछार किया, अल्फा कणों को इससे गुजारा। तो अल्फा कणों को गुजारने से इन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वो स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे सीधे निकल जा रहे हैं। प्रेक्षण भी साथ साथ में मैं बता रहा हूं, उन्होंने जो प्रेक्षण प्राप्त किया, पहला मैं बताया आप लोगों को कि जो अधिकांश अल्फा कण जो थे वो क्या कर लिए, स्वर्ण पत्र को पार करके निकल गए। कुछ अल्फा कण उन्होंने देखा जो अपने मार्ग से विचलित हो गए। ऐसे कुछ अल्फा कण जो थे अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। जिस मार्ग में सीधी सरल रेखा में जिस प्रकार से अधिकांश अल्फा कण जो जा रहे थे वैसे न जा करके सीधे सीधे न निकल के वो अपने मार्ग से विचलित हो गए। और तीसरी घटना उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस लौट आए। बहुत कम 10,000 कणों में से कोई एक कण जिस मार्ग में गए थे उसी मार्ग से वापस लौट आए। इस प्रकार से इन्होंने ये 3 प्रकार का प्रेक्षण प्राप्त किया, 3 प्रकार का प्रेक्षण देखे, 3 प्रकार की घटनाओं का इन्होंने देखा कि वास्तव में जो अल्फा कण जो था उस अल्फा कणों में इसमें अल्फा कणों को स्वर्ण पत्र पर जब बौछार किया गया तो उस बौछार होने से क्या क्या घटनाएं उनको देखने को मिली। तो इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 जो प्रेक्षण प्राप्त किए उसके आधार पर उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाला। पहले प्रेक्षण से पहला निष्कर्ष, दूसरे प्रेक्षण से दूसरा निष्कर्ष और तीसरा प्रेक्षण जो प्राप्त किया था उन्होंने उसके आधार पर वो तीसरा निष्कर्ष निकाला। इस प्रयोग से जो पहला उन्होंने जो प्रेक्षण देखा था कि अधिकांश अल्फा कण जो था वो स्वर्ण पत्र को भेद करके सीधे निकल गए थे, इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला
कि वास्तव में जो परमाणु होता है, क्योंकि स्वर्ण भी तो एक परमाणु है, स्वर्ण पत्र सोने की पत्ती है, सोना भी एक परमाणु है, तो जो सोने में होता है वो हर एक परमाणु में होता है। तो इसके लिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु जो होते हैं उस परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है, इसलिए अल्फा कण जो होते हैं वो उस खोखले भाग से सीधे निकल जाते हैं। दूसरी बात, जो दूसरा उन्होंने प्रेक्षण प्राप्त किया था उसके आधार पर कि उन्होंने देखा था कि कुछ अल्फा कण ऐसे हुए थे जो अपने मार्ग से क्या हो गए थे, विचलित हो गए थे। सीधी सीधी सरल रेखा में गमन जो करने वाली कणें थे वो विक्षेपित हो गई थी, अपने मार्ग से विचलित हो गई थी। तो उसके आधार पर उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर एक ऐसा भाग होता है, एक छोटा सा ऐसा भाग होता है जहां पर धनावेश पाया जाता है। परमाणु के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र होता है जहां पर क्या पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है। अब चूंकि अल्फा कण भी धनावेशित कण होते हैं, ये भी धनावेशित कण है, और परमाणु के इस क्षेत्र में भी धनावेश है, और हम जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होते हैं, इसलिए जो अल्फा कण जो होते हैं इस धनावेशित क्षेत्र से प्रतिकर्षित हो जाते हैं, और प्रतिकर्षित होकर के अपने मार्ग से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। सीधी सरल रेखा में न जाकर के वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और तीसरी जो घटना था, उस तीसरे घटना के आधार पर उन्होंने तीसरा निष्कर्ष निकाला था। तीसरे घटना में आप लोगों को बताया था कि बहुत ही कम अल्फा कण होते हैं, जैसे कि 10,000 कणों में से एक कण जो जिस रेखा में गए थे, जिस दिशा में गए थे उसी दिशा में वापस आ गए थे। तो उसके आधार पर उन्होंने बताया कि ये जो धनावेशित क्षेत्र जो दिख रहा है, इस धनावेशित क्षेत्र के अंदर एक सूक्ष्म बिंदु होता है। धन क्षेत्र जो होता है, उस धन क्षेत्र के अंदर एक सूक्ष्म बिंदु होता है जो कि अत्यंत कठोर होता है, मजबूत होता है। एकदम सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म वाला जो उसमें क्षेत्र है बिल्कुल नहीं के बराबर है, उसमें वो बिंदु के आकार का है। इसलिए क्या होता है, बहुत ही कम कण जो है उससे टकराते हैं, और वो चूंकि बहुत कठोर है, मजबूत है, इसलिए वो उसी दिशा में उससे टकरा कर क्या हो जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वर्ण पत्र जो प्रयोग था, उस स्वर्ण पत्र प्रयोग में जो 3 प्रेक्षण प्राप्त किए थे, इन 3 प्रेक्षणों के आधार पर 3 निष्कर्ष निकाला था। पहला प्रेक्षण मैंने बताया कि परमाणु का अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्वर्ण पत्र को, परमाणु को भेद करके क्या होते हैं, वो निकल आते हैं। इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। दूसरा उन्होंने जो प्रेक्षण किया था कि कुछ अल्फा कण जो थे अपने मार्ग से विचलित हो गए थे, तो उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर एक धनावेशित क्षेत्र होता है, और वो धनावेशित क्षेत्र में है ना, धनावेशित क्षेत्र में धनावेश है, और चूंकि अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं, तो इस प्रकार से समान कणों में, समान आवेशित कणों में प्रतिकर्षण होता है। तो उस प्रतिकर्षण के कण में क्या हो जाता है, जो अल्फा कण होते हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और जो तीसरा वाला उन्होंने जो प्रेक्षण लिया था, प्रेक्षण प्राप्त किया था कि बहुत ही कम कण होते हैं जो जिस रेखा में जाते हैं उसी रेखा में क्या होता है, वो वापस आ जाते हैं, जिस दिशा में जाते हैं उसी दिशा में वापस आ जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने तीसरा निष्कर्ष निकाला था कि ये धनावेशित क्षेत्र होता है, इस धनावेशित क्षेत्र के अंदर एक सूक्ष्म बिंदु होता है जो अत्यंत कठोर होता है, अत्यंत दृढ़ होता है, और उस दृढ़ कण से ही जब अल्फा कण सीधे सीधे टकराते हैं तो उसी दिशा में क्या हो जाते हैं, ये वापस लौट आते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वर्ण पत्र प्रयोग जो था उसके आधार पर उन्होंने प्रयोग किया, और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 निष्कर्ष निकाला, और इन निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने जो मॉडल तैयार किया, वो जो मॉडल है वो कहलाता है नाभिकीय मॉडल। तो हम देखेंगे नाभिकीय मॉडल क्या होता है। चलिए देखें। नाभिकीय मॉडल
तो इस नाभिकीय मॉडल में उन्होंने इसकी जो अभिधारणाएं बताया था उसके आधार पर देखिए, पहला अभिधारणा उन्होंने बताया कि प्रत्येक परमाणु जो होते हैं उस प्रत्येक परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है, उसको बाद में बता देता हूं, इसको रहने दीजिए। प्रत्येक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है ये एक सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित होता है। जो अभी आप लोगों को तीसरा निष्कर्ष के हिसाब से बताया था, प्रत्येक परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान जो होता है, पूरा का पूरा भार जो होता है, वो उसके एक सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित रहता है, जिसे हम लोग उस परमाणु का नाभिक या केंद्रक कहते हैं। परमाणु का नाभिक या फिर इसको केंद्रक कहते हैं। दूसरा बात उन्होंने बताया कि ये जो परमाणु का जो नाभिक होता है, केंद्रक जो होता है, उस नाभिक जो होता है उस पर धन आवेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसकी संख्या जो होता है अलग अलग परमाणुओं में अलग अलग होता है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है, लेकिन इसकी जो संख्या होता है वो सब में एक समान नहीं होता है, बल्कि अलग अलग जो परमाणु होते हैं उसमें इसकी जो संख्या होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। तीसरा, जिस प्रकार से परमाणु के नाभिक में धनावेशित कण पाए जाते हैं, उसी प्रकार से परमाणु को आवेश जो होता है, परमाणु में जो आवेश होता है उसको संतुलित करने के लिए नाभिक के बाहर ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में प्रोटॉन, संख्या बिल्कुल बराबर रहेगा, बराबर मात्रा में रहेगा। जितना प्रोटॉन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बराबर संख्या में क्या पाए जाते हैं? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर जितना धनावेश होता है, धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के बाहर उतनी ही संख्या में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए ये जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो प्रोटॉन में जो धनावेश होता है उसको संतुलित करता है। इसलिए नेचर में, प्रकृति में प्रत्येक परमाणु जो होता है वो उदासीन अवस्था में हमको प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें जितनी मात्रा में धनावेश है उतनी ही मात्रा में क्या होता है? ऋण आवेश होता है। धन और ऋण दोनों आवेशों की मात्रा बराबर होने के कारण में हर परमाणु जो होता है वो उदासीन अवस्था में प्राप्त होता है। चौथी बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लगातार नाभिक के चारों ओर चक्रण करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्थिर नहीं होते हैं। जिस प्रकार से प्रोटॉन में नाभिक स्थिर होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन जो है वो स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर स्थिर नहीं होते, बल्कि वो नाभिक के चारों ओर लगातार क्या करते रहते हैं? चक्रण करते रहते हैं। पांचवा बात उन्होंने जो बताया था कि एक परमाणु जो होता है उसमें नाभिक और उसके चारों ओर घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों ओर घूम रहा है, उसके बीच का जो अधिकांश भाग जो होता है वो अधिकांश भाग खोखला होता है। तो ये 5 बातें उन्होंने बताया था। ये 5 बातें जो है वो कहलाया नाभिकीय मॉडल कहलाया। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित रहता है, जिसको हम लोग परमाणु का नाभिक या केंद्रक कहते हैं। इस नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसकी संख्या अलग अलग परमाणुओं में क्या होती है? अलग अलग होती है। धनावेश, जो धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं उनमें जो आवेश होता है उसको संतुलित करने के लिए नाभिक के बाहर ऋण आवेशित कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए प्रकृति में जो भी परमाणु हमको प्राप्त होता है वो सबके सब उदासीन प्राप्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थिर ना होकर के वो नाभिक के चारों ओर लगातार क्या करते रहते हैं? चक्रण करते रहते हैं। और एक परमाणु जो होता है उसमें उसके नाभिक और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है। इस प्रकार से उन्होंने नाभिकीय मॉडल दिया। तो ये जो नाभिकीय मॉडल था उसमें मुख्यतः सभी बातें तो ठीक है, लेकिन इसमें 2 बातें जो है ये दोष के रूप में हमको प्राप्त हुए। इसके
देखिए दोष इसका, तो पहला दोष इसका यह है कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाएगा? कारण ये भाई कि अगर ये मान लिया जाए कि परमाणु में नाभिक और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के बीच जो है खोखला भाग रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्रण करेगा तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो उसकी जो ये जिस कक्षा में वो जिस वृत्ताकार मार्ग में ये जो चक्रण कर रहा है उसका जो मार्ग होगा वो लगातार सिकुड़ तो जाएगा, और आखिरी में जब उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो नाभिक में चला जाएगा, जो कि कभी भी संभव नहीं है। और इसी प्रकार से इसके द्वारा हम लोग जो परमाणु जो होता है उस परमाणु का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है उसकी व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये कैसे नहीं कर सकते हैं, इसको अगले में जब मैं आपको बोर का परमाणु मॉडल बताऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसमें दो दोष थे, इन दोषों को दूर करने के लिए फिर बाद में एक नया मॉडल तैयार किया जिसको बोर महोदय जी ने किया था, तो उसके बारे में फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। थैंक यू।